हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करने के बाद अब हम फाइनली केमिकल बॉन्डिंग पे आ चुके हैं। एंड आई अश्योर यू कि ये वीडियो एक बार कंप्लीट देखने के बाद मेरे हिसाब से आपके दिमाग में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड डाउट्स नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, हमने एटम के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कि भाई देखो एटम ऐसा होता है, सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, क्लोरीन का कुछ ऐसा होता है, कोर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कल करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आराम से सोडियम मस्त से घूम रहा है, कैल्शियम मस्त से घूम रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये सोडियम अकेला घूम रहा था और ये क्लोरीन अकेला घूम रहा था। भैया क्या हो गया, ये साथ में आकर मिलके रह रहे हैं, मतलब क्या ऐसा कारण है कि ये आपस में बॉन्ड बना के रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। बड़ी कठिन काम होती है जी। मान लो सोडियम और क्लोरीन साथ में ऐसे लगे हुए हैं, जिधर जाना है उधर दोनों साथ में जाएंगे। आपको जोड़ दो किसी के साथ तो आपको सोने का मन कर रहा है, उसको खेलने का मन कर रहा है। खैर जोक्स अपार्ट, हमने कई सारे कंपाउंड देखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि सोडियम के साथ क्लोरीन हमेशा जुड़ा रहता है, NaCl का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, घर में यूज़ होता है। बड़े सारे चीज़ आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये जब हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब हम बोलते हैं इसको कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप कुछ भी एग्जाम्पल लीजिए, है ना, जैसे वाटर को ले ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यहाँ एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन ऐसे लगातार आपस में जुड़े रहते हैं, देन वी से दैट दिस इज वाटर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये आपस में जुड़ते क्यों हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपस में जुड़ने को तो बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और केमिकल बॉन्ड वास्तव में क्या होता है, हम इसे डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो देखिए केमिकल बॉन्ड है कुछ नहीं, दो एटम एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसका मतलब इनके बीच में किसी ना किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि केमिकल बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम दैट कीप्स द टू एटम टुगेदर, है ना, सेम लिख लेते हैं। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two or more atoms which keeps them together। ठीक है, हजारों तरह के हो सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कई तरह के हो सकते हैं, है ना। कुछ आपने शायद सुने हो, कुछ शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ हो सकता है नॉर्मल वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो अलग अलग तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये भी हम नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अभी हमने केवल इतना पढ़ा कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ये एक्चुअली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा एटम को एक साथ जोड़े रखता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कॉज क्या है, क्या कारण है, किसको अच्छा लग रहा है कि दो लोग साथ में चिपके चिपके हर जगह घूमते रहे। कॉज क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, तो देखिए दो मैं पहले लिख देता हूँ इसमें, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तो है टू अटेन द स्टेबिलिटी, शायद ये मेरी लाइन लिखने के बाद आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, टू अटेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। और दूसरा इसी से एक डेराइव्ड पॉइंट को मैं लिखूंगा, टू अटेन मिनिमम एनर्जी। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि दूसरा प्रश्न हमारा था कि भाई दो एटम आपस में जुड़ते ही क्यों हैं, यानी कि ये बॉन्डिंग होती ही क्यों है। और उसका हमें क्लियर कट जो आंसर मिला वो ये है कि भाई दो एटम आपस में जुड़ते इसलिए हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर पाएँ, ताकि वो स्टेबल हो सकें। वैसे वो स्टेबल नहीं रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, उनको स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग करनी होती है, ठीक है। और दूसरा मिनिमम एनर्जी स्टेट, ज़्यादा एनर्जी होगा दे विल मूव अराउंड, तो मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन करने के लिए वो ये करते हैं। अब क्या है स्टेबिलिटी, वास्तव में हमने इसको पिछले चैप्टर में भी कवर किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में,
कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसको ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल फॉलो करना होता है। यानी कि अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भैया स्टेबिलिटी पाने के लिए हम क्या करें? तो स्टेबिलिटी पाने के लिए हमें क्या करना होता है? वी नीड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। अगर आपको स्टेबिलिटी अटेन करनी है तो आपके अंतिम वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। हमने अभी पिछले ही चैप्टर में कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम को ले लूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। तो इसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हर एक एटम की हसरत होती है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। क्यों? ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो ये बेचारा कैसे करे, इसी को आगे कवर करेंगे। ठीक। और दूसरा, मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है भैया? स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? जब अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने के बाद जब ये स्टेबल हो जाएगा, ये अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट को अटेन कर लेगा। ठीक, वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमें कितने तरह के पढ़ने हैं? तो हमें जी 2 तरह के। एक तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड, और एक और आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। ठीक है, एक एक बार करके डिटेल्ड पूरा हम इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कंडीशंस हैं, सब कुछ मैंने इधर लिखा है। आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। उसका स्ट्रक्चर 3 अलग अलग तरीक़ों से बनता है। जैसे लुईस डॉट मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं, आयनिक इक्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। तीनों का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स जो हम यहाँ बनाकर देखेंगे वो ये हैं, क्या फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, और आयोनिक बॉन्ड बन जाने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ आएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक बार इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, कंडीशन क्या है, किसके किसके बीच में बनता है? ये हमेशा इसके बनने के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक से ज़्यादा ले लो मगर मिनिमम ये दोनों होने ही चाहिए। मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। अगर आप मेटल मेटल के बीच में ये बॉन्ड बनाना चाहे नहीं बनेगा, नॉन मेटल के बीच में बनाना चाहे नहीं बनेगा। इसके लिए मेटल और नॉन मेटल दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, और बनने के लिए ये कैसे बनता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। अब ये कैसे होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो यहीं से आपका डेफिनेशन भी ऐसे ही कवर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आयंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, यानी कि उदाहरण के लिए यूं ही बिना आगे कुछ पढ़े मैं अगर आपसे पूछूं, अच्छा ये बताओ जरा, यहाँ पर मैंने लिख दिया MgCl2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया CCl4, इन दोनों में किस में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट है? तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? आयोनिक बॉन्ड के लिए मेटल और नॉन मेटल दोनों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखेंगे जो मैग्नीशियम है ना, ये एक मेटल है, और क्लोरीन जो है ये एक नॉन मेटल है। जबकि उसके उल्टा यहाँ देखें तो क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, सॉरी कार्बन, और क्लोरीन जो है ये भी एक नॉन मेटल है। तो भाई देखो, 2 नॉन मेटल के बीच में तो ये बॉन्ड बनने से रहा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब थोड़ा इसके आगे कवर करते हैं। हमने इतना तो जान लिया कि भैया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना चाहिए। चलिए ये पोर्शन हमारा कवर हुआ। अब एक स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं।
जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, यहां पर सोडियम क्लोराइड, और इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं आयनिक इक्वेशन मेथड। आयनिक इक्वेशन मेथड, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ठीक है। आयनिक इक्वेशन मेथड का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हुआ, है ना। बॉन्ड तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसे क्रिएट हुआ, तो ये देखते हैं। ये रहा सोडियम, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281। दूसरा जो यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास है वो है क्लोरीन, जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287। ठीक है। अब एक बार जरा ध्यान से हम देखें तो क्लोरीन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। ठीक है। इसको पूरे कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या कर सकता है, दो तरीके हैं, या तो फिर कहीं से ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर आए और अपना 8 पूरा करे, जो कि वास्तव में कठिन काम है, कौन देगा इतने इलेक्ट्रॉन्स इसको। और दूसरा तरीका क्या है कि जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, इसको छोड़ दे। अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये भैया वही काम करेगा। क्लोरीन को अगर देखें भाई, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा है वही ये गेन कर लेगा, इसी के लिए दोनों को चिपक के रहना पड़ेगा हमेशा। कैसे होगा, आइए ये देखते हैं। तो देखिए ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, मैंने लिख दिया -1 इलेक्ट्रॉन। और याद कीजिए मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि कभी भी जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा आता है पॉजिटिव, यानी कि अब ये सोडियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन भी अब क्या हो जाएगा इसका, 28 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा मैं क्लोरीन को देख लेता हूं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 287। जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है वो इसको ले लेगा, तो यानी कि क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने में गेन कर लेगा। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो माइनस का चार्ज आता है, तो यानी कि यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 की जगह एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, 288 हो जाएगा। अब इस वजह से हुआ क्या, अगर यहां पर देखें तो इस वजह से क्या हुआ, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। इस प्लस और माइनस चार्ज की वजह से इनके बीच माइनस हो जाएगा, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 की जगह एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, 288 हो जाएगा। अब इस वजह से हुआ क्या, अगर यहां पर देखें तो इस वजह से क्या हुआ, सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। इस प्लस और माइनस चार्ज की वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा और ये NaCl बॉन्ड बना देगा। अब अगर पूछा जाए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, एकदम सिंपल मेथड था, हमें पता है पहले से क्या होना था। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना था ताकि उसके अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना था ताकि उसके भी अंतिम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बट ऐसा करने के बाद हुआ क्या, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया और इसके पास माइनस चार्ज आ गया। प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं और इनके वजह से इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इस अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अभी एक एक करके हम सारे कवर कर लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक दूसरा सेम चीज मैं आपको लुईस डॉट मेथड से बताता हूं, क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है, सिंपल भी होता है। आयनिक इक्वेशन के बाद अब मैं लुईस डॉट मेथड दिखाता हूं आपको। लुईस डॉट मेथड
कहानी फिर से वही है, हमारे पास है सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे ये हो जाएगा 281। और यहाँ पर है क्लोरीन 17 जिसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ये आएगा 287। अच्छा, लुईस डॉट डायग्राम क्या कहता है कि एटम के अंतिम शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हों उनको आप डॉट के मेथड से दिखा दीजिए। यानी कि अगर सोडियम का मैं लुईस डॉट डायग्राम बनाऊं तो मुझे 2 और 8 से कोई मतलब नहीं है, इसके अंतिम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं बस एक डॉट लगा दूंगा, मान लिया जाएगा कि अंतिम शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, ये इसका लुईस डॉट डायग्राम है। सेम वे क्लोरीन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या करूंगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, पेयर में रख दूंगा। आप आगे चलकर पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब लुईस डॉट डायग्राम बनता कैसे, आइए देख लेते हैं। ये रहा सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 प्लस ये है क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, अब करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन को अपने एक ट्रांसफर कर देगा। लेकिन उससे पहले जरा देख लें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, इस ट्रांसफर से पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन था 287। इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था ताकि इसके अंतिम शेल में 8 आ जाए, और इसको एक गेन करना था ताकि इसके भी अंतिम शेल में 8 आ जाए। तो ये सोडियम करेगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, जो हमारे डेफिनेशन में बोला जा रहा है ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दे देगा, ले जाओ जाओ ऐश करो। ठीक है, इसको करने के वजह से क्या होगा, चूंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज आ जाएगा। और सेम कहानी, इसके वजह से इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा और NaCl क्रिएट हो जाएगा। इतना सिंपल है। चीजें हमें वही दिखानी है कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तरीके अलग अलग है। ठीक है, ये आपका था लुईस डॉट डायग्राम। एक और पोर्शन कवर करेंगे, ये वाला जहां पे हमें ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा होगा तो इससे पहले जो मैंने चैप्टर कवर किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने इसी पे काम किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बनाना फिर से वही है, सोडियम, यानी कि सोडियम कितना है 281 और क्लोरीन कितना है 287। तो हम पहले सोडियम का डायग्राम बना लेते हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। तो ये रहा सोडियम, सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, ये लीजिए। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 प्लस। इसको हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? क्लोरीन से। क्लोरीन के अंतिम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। उसके बाद दूसरे शेल में 8 और अंतिम शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? 281। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। इसको क्या ज़रूरत है? एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे और वो एक गेन कर ले, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। तो ये क्या करेगा, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसके पास ऐसे ट्रांसपोर्ट कर देगा। ट्रांसपोर्ट करने से हुआ क्या, देखिए सोडियम का अब एक शेल पूरी गायब हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसमें था वो भी चला गया। तो अब सोडियम का बना क्या भाई, देखिए सोडियम ये रहा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। और सेम ऐसे अगर हम क्लोरीन को देख लें, चलिए नीचे ही बना लेता हूं, क्लोरीन बना लेता हूं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो गया, अच्छा बगल ही में बनाता हूं। क्लोरीन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल में भी अब इस एक इलेक्ट्रॉन को पाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसके बीच में माइनस चार्ज आएगा, इसकी वजह से इसके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, सोडियम क्लोराइड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये था सोडियम क्लोराइड का हमने फॉर्मेशन किया है 3 अलग अलग मेथड से। अब आगे वाले डायग्राम में मैं कोशिश करूंगा, ये डायग्राम हम नहीं कवर करेंगे, ये आप आराम से बनाइएगा। अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये 2 8 हो गया, ये 2 8 8 हो गया। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। तो आगे वाले में अब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड हमने कवर कर लिया। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा इशू है, खाली वो हमें पढ़ना है। एक बेसिक्स खाका लेंगे और उसके बाद हमें आगे के 2 पॉइंट पढ़ने हैं कि भाई अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कंडीशंस कौन कौन सा नेसेसरी हैं। डेफिनेटली मेटल और नॉन मेटल होना है, बट अगर अच्छा बॉन्ड बनाना है आयनिक तो उसके लिए मेटल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नॉन मेटल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमें जो कवर करना है वो ये है कि अगर आयनिक बॉन्ड बन चुका है तो आयनिक बॉन्ड को बनने के बाद उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उस कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं।